हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 27 मई 2021। आज हम देखेंगे कि पीआईबी, द हिंदू और दैनिक जागरण के साथ साथ अदर न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं जो प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 27 मई 2021। तो आज हम करंट अफेयर्स में पीआईबी, द हिंदू और अदर न्यूज़पेपर्स या मैगजीन में जो जो घटनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो पहला आर्टिकल है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूपीएससी ने काफ़ी बार इस पर प्रश्न पूछा है, तो इस बार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक और स्टैच्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लीजिए। जब किसी बॉडी को संविधान के किसी आर्टिकल में मेंशन किया जाता है तो वो कहलाती है संवैधानिक, ठीक है। लेकिन जब किसी बॉडी को किसी एक्ट के माध्यम से बाद में बनाया जाता है तो उसे कहते हैं स्टैच्यूटरी। जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये क्या हुई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निर्वाचन आयोग क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्लियर। तो ये सब कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन कई बॉडी ऐसी होती हैं जो बाद में बनाई जाती हैं, वो कहलाती हैं स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। उसी में ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। तो आप सांविधिक और संवैधानिक में अब कंफ्यूज मत होना। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है और सांविधिक स्टैच्यूटरी होता है, ठीक है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, सांविधिक निकाय है, यानी कि किसी एक्ट के द्वारा बनी है। तो किस एक्ट के द्वारा, 2002 के अधिनियम के द्वारा। आपसे ये नहीं पूछेगा, बट आपको बस इतना ये पता होना चाहिए कि अच्छा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में ये जानकारी है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पूछा भी गया है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कितने मेंबर और सदस्य होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसके 6 मेंबर होते हैं, क्लियर। और इन अध्यक्ष और सदस्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्या पीएम चेयरपर्सन होते हैं, तो नहीं, ठीक है। आप समझ गए, क्योंकि इसका एक अध्यक्ष अलग से होता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये बातें याद रखनी है। फिर बात आती है कि इसको 2007 में अमेंड किया गया और इसके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता था उस डिसीजन को सुनने के लिए एक और नई बॉडी का गठन किया गया जिसे कॉम्पैक्ट नाम दिया गया। लेकिन ये बॉडी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाई, तो इसे भी संशोधित करके आगे 2017 में एक और नई बॉडी बनाई जिसे एनक्लैट कहा गया। एनक्लैट क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। होता क्या है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में, मान लीजिए आपने सुना होगा एक समय एयरटेल और जियो के मध्य क्या हो रही थी, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो जियो क्या कर रहा था, हर एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड करा दे रहा था। जैसे आज आप श्री IAS एकेडमी को देख रहे हैं, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि कोई संस्थान जाकर इस बॉडी के पास दावा ठोक दे, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट दावा ठोक दे कि ये संस्थान फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, तो अतः ये प्रतिस्पर्धा के अगेंस्ट है, ठीक है। तो हम इसी बॉडी के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हम फ्री में क्यों ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर उस बॉडी ने हमारे खिलाफ डिसीजन दे दिया तो हम क्या करेंगे, फिर उसी की अगली बॉडी यानी कि एनक्लैट पे अपील करेंगे और वो हमें हो सकता है डिसीजन हमारे अनुकूल दे दे, ठीक है। इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अगला हमारा आर्टिकल है यूएनएफसीसी को लेकर। यूएनएफसीसी का आर्टिकल क्यों चर्चा में है, क्योंकि सऊदी अरब या यूएई का कहना है कि 2023 का जो समिट होगा वो हम अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तो ये नहीं है कि 2023 में कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिरकार यूएनएफसीसी है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि 1992 में सबसे पहली बार इन्वायरमेंट को लेकर सभी लोग एक साथ मिले थे, दुनिया के जितने भी लोग थे। कहाँ पर, ब्राज़ील के शहर रियो में। इसीलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। जब इसमें विश्व के सभी देश आए तो इसलिए पृथ्वी का आ गया। जब वो सभी देश आए तो उनको नाम दिया गया पार्टी। हर एक देश को एक नाम दिया गया पार्टी के रूप में। तो जब सब देश शामिल हुए तो इसको नाम दे दिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
ठीक है, यानी कि सभी देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन, समझना। और इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को शॉर्ट में कहा जाने लगा कॉप। क्लियर। अब आप हमेशा सुनते होंगे कॉप 1, कॉप 22, कॉप 23। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि विश्व के ये सभी देश अब 23वीं बार मिल रहे हैं, अब ये 21वीं बार मिल रहा है, अब ये पहली बार मिल रहा है। क्लियर। इतनी बातें क्योंकि सामान्य अभ्यर्थियों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं और कोई बताता भी नहीं है। बाकी इसकी जो डेप्थ जानकारी है कि क्यों आया, कैसे आया, क्या कहानी थी, तो आप हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो हमने 2000 टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है उसमें हमने इस एनवायरनमेंट के टॉपिक को कवर करा दिया है, ठीक है। बट फिर भी हम थोड़ी जानकारी और आपको दे देते हैं। क्या कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो वास्तव में इसी से संबद्ध है। क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब आप समझते हो, जो क्लाइमेट चेंज से डील करता है। एक बार यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध क्या क्योटो प्रोटोकॉल से है, क्या जैव विविधता से है? तो नहीं, जैव विविधता से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध किससे? जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्रीय समूह आते हैं जिनको इसकी अध्यक्षता मिलती है। तो अफ्रीका को शामिल किया जाता है, लैटिन अमेरिका को, एशिया को, कैरिबियन को, मध्य व पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप को। एक बार हम इनकी आपको लोकेशन दिखा दें क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लैटिन अमेरिका कहाँ पे है। तो ये आप भारत देख रहे हैं, भारत में ये पूरा का पूरा रीजन एशिया का है, ठीक है। एशिया के बाद ये आपको अफ्रीका मिल गया, ठीक है। अफ्रीका के बाद ये आपका यूरोप का रीजन है, यूरोप के रीजन में ये जो बीच का पार्ट है ये है मध्य यूरोप, ध्यान देना, ये है मध्य यूरोप, ये है पश्चिम यूरोप, ये है पूर्वी यूरोप। क्लियर। इतनी बातें समझ गए। चलिए अब हम यहाँ से चले अटलांटिक को पार करते हुए। जब अटलांटिक को पार करेंगे तो ये कहलाता है हमारा कैरेबियन कंट्री। क्लियर। ये हमारा कहलाता है कैरेबियन कंट्री, ठीक। इतनी बातें याद आ गई। और यहाँ पे हैं हमारे लैटिन अमेरिकन कंट्री। क्लियर। लैटिन देश जो छोटे छोटे देश हैं, आप हमेशा नाम सुनेंगे होंडुरास के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ग्वाटेमाला, ये सारे आप नाम सुनते रहते हैं, ठीक। तो निकारागुआ, तो ये सब कहलाते हैं लैटिन अमेरिका, यानी कि एक तरीके से इनके जोड़ में है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। कैरेबियन सी से लगने वाले कैरेबियन कंट्री, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये ब्राज़ील की लोकेशन देख लेनी है। ब्राज़ील में हमने आपको एक शहर बताया, क्या नाम था उसका? रियो, ठीक है। जैसे ये स्टेट आप देख रहे हो ना, सारे स्टेट वहाँ पे उनको नाम दिया जाता है, जितने भी शहर हैं। जैसे अपने यहाँ राज्य हम लोग नाम देते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे शहरों को स्टेट नाम दिया जाता है, ठीक है। अमेज़न के जंगल भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जब कभी घूमने जाना हो तो चले जाना। क्लियर। तो ये हो गया। अब बात आती है कि इसके हेड कौन होते हैं। तो इनमें से जिन समूह से कोई व्यक्ति आता है ना, तो उस देश का जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है वो इसको हेड करता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक। यूएई के बारे में हमने आपको बता दिया। यूएई की लोकेशन दिखा देते हैं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरत। तो आप यूएई की लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारी यूएई, ठीक है। हमारी नहीं है, मतलब ये यूएई है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जब ये यूएई है तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। कौन कौन सी लोकेशन है? पर्सियन गल्फ और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ठीक है। ये लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक हैं, आपको इन लोकेशन को याद रखना है, ठीक। और यहाँ पे कौन सी है बताइए? इस जगह पे आपकी गल्फ ऑफ ओमान है। क्लियर। तो गल्फ ऑफ ओमान पर्सियन गल्फ को किस स्टेट से जोड़ती है? स्टेट ऑफ हार्मूज के द्वारा। हमने ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी, बाकी कुछ नहीं। अब अगला है सफ़ेद मक्खी। ये आप देख रहे हो सफ़ेद मक्खी, ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। इन्वेसिव का मतलब जो दूसरे देश से हमारे यहाँ आ गई, हमारे यहाँ नहीं होती है, ठीक है। तो इसने क्या क्या फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीट हैं। तो आप दो तीन नाम याद रखिए, एक है फॉल आर्मी वर्म, दूसरा टिड्डियाँ और तीसरा पिंक वॉल वर्म, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर बात आती है आइची लक्ष्य। आइची लक्ष्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें दो प्रोटोकॉल आए। एक आया कार्टेजेना प्रोटोकॉल, दूसरा आया नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है।
कार्टेजना और नगोया प्रोटोकॉल की खास बात है कि ये दोनों जैव विविधता से डील करते हैं और ये दोनों प्रोटोकॉल बाध्यकारी हैं, मतलब हर देश को इनके नियम मानने ही पड़ेंगे और इंडिया इसका हस्ताक्षर करता है, यानी कि इंडिया इसकी बातें मानता है। तो जब कार्टेजना प्रोटोकॉल समाप्त हो गया, नगोया प्रोटोकॉल आया, तो नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया। ध्यान देना, 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया। 20 लक्ष्यों को जापानी भाषा में आइची बोलते हैं, ठीक है, यानी कि 20 हम लोग बोलते हैं, लेकिन जापान में इसको आइची बोलते हैं, ठीक। और नगोया शहर कहाँ का है? जापान का ही है। तो जापान में नगोया शहर में नगोया प्रोटोकॉल आया और नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही 20 गोल्स को डिसाइड किया गया। जैसे एसडीजी आप पढ़ते हो तो उसमें 17 गोल्स हैं, उसी तरीके से नगोया में 20 गोल हैं जो जैव विविधता से डील करते हैं, ठीक है। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है 2017 के प्रीलिम में कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, आइची लक्ष्य का संबंध क्या क्योटो प्रोटोकॉल से है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं भाई साहब आइची का तो नहीं है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, आइची टारगेट्स कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से, आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, बस हमने आपको लिस्ट इसलिए दे दी ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि हाँ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और चाहे कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी हो चाहे यूएनएफसीसी हो, ठीक है ना, ये सब के सब कहाँ पे आए थे? 1992 के अर्थ समिट से ही ओरिजिन है इन सब का। हम आपको बताए हैं, जब आपने पढ़ा होगा पृथ्वी सम्मेलन प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, तो वहाँ पे भी हमने बताया था, ठीक है। चलिए अब बात आती है प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट को कई सारी संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। एक तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड, विश्व संरक्षण निगरानी तंत्र, आयुषियन और नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी। आपको यहाँ पे घुमा यहाँ देगा, यूएनईपी की जगह आपको दे देगा यूएनडीपी, क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएनईपी एनवायरनमेंट से डील करती है और यूएनडीपी डेवलपमेंट के कार्यों से डील करती है, ठीक है। आपसे इससे ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं पूछेगा, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर बात आती है घोलवाड़ सपोटा या चीकू। चीकू आपने देखा होगा, काफ़ी बार आप लोग खाते भी होंगे सर्दी के मौसम में चीकू को लेकर, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए कितना टेस्टी है। उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने टेस्ट कर लिया होगा अभी देखते हुए, ठीक है। तो ये चीकू वास्तव में महाराष्ट्र का है, तो इसे जीआई टैग मिल गया है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि ये तो ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं चीकू को लेकर। बाकी महाराष्ट्र के कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो एक है अल्फांसो आम, एक है पुनेरी पगड़ी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा और यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता रहता है और सामान्य तौर पर अगर बच्चे चाहें तो उनका सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नासिक वैली वाइन यानी कि शराब, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे ये फल है वैसा स्ट्रॉबेरी भी, और वर्ली पेंटिंग। यूपीएससी आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछती है कि वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की, वर्ली ट्राइब कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की। और हमने आर्ट एंड कल्चर यानी कि प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज में भी आर्ट एंड कल्चर में चीज़ें करा दी हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हम बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता होगा ना जीएस सर कहाँ से कवर करें, तो जीएस को हमने प्रीलिम की दृष्टि से वहाँ पे कवर करा दिया है। और अगर आप वहाँ के साथ साथ यहाँ अपडेट करते रहेंगे फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं और कौन कौन से जीआई टैग चर्चा में रहे हैं इस वर्ष। तो एक तो झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोहराई खोबर जो पेंटिंग है वो क्या एमपी की है, तो आप कहेंगे नहीं। तेलंगाना का तेलिया रुमाल, टीटी ऐसे आप याद कर लो कि टीटी है, तेलिया रुमाल तेलंगाना का। केरल का तिरूर वेटल, केरल का तिरूर वेटल का था पान का पत्ता, ठीक है। तमिलनाडु का डिंडीगुल लॉग, आप हमेशा सुनते हो डिंडीगुल लॉग। और कड़ंगी साड़ी, कड़ंगी साड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा केरला की है तो आप गलत कराएंगे, पता होना चाहिए तमिलनाडु की है। उड़ीसा का रसगुल्ला, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही थी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को लेकर, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हो गया इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या कोई ऐसा समझौता है जीआई टैग से रिलेटेड, तो हाँ साहब, वर्ल्ड लेवल पे WTO संस्था में ट्रिप्स नाम का एक समझौता है जो कि इससे डील करता है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि आखिरकार जीआई टैग होता क्या है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब सिंपल सी, आप लोग हमारे एकेडमी में जुड़े हैं तो आपको एक लोगो वहाँ दिखता होगा,
उसकी एक क्वालिटी, एक कंटेंट दिखता होगा, कोई भी दूसरा व्यक्ति उस लोगो का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक लोगो ये देख रहे हैं, ठीक है, ये लोगो, तो इस लोगो का उपयोग कोई नहीं कर सकता है मेरे अलावा, और अगर कोई भी करेगा या आप इसी वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे यूट्यूब पर पब्लिश करेंगे तो आपके ऊपर अपने आप हमारी टीम कंप्लेन कर सकती है और हमें पता चल जाएगा कि आपने हमारे वीडियो का कॉपीराइट करके यूट्यूब पर पब्लिश किया है। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों से रोकती है ताकि व्यक्ति का जो मौलिक क्रिएशन है वो उनका बचा रहे। जैसे हमने पीडीएफ बनाई है, हो सकता है कोई व्यक्ति इसी पीडीएफ को बेस बनाकर पढ़ाने लगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जीआई टैग होता है। ठीक है, पेटेंट राइट वगैरह आप सुनते होंगे, और वास्तव में जीआई टैग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ की फेमस चीज़ जैसे मथुरा के पेड़े, ठीक है, बाटी चोखा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लीची, शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर की, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। बाकी हम आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ कराते रहेंगे। अभी जितना एक दिन में करंट में इंपॉर्टेंट होता है वो हमने आपको कवर करा दिया। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे यानी कि 28 मई में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।